हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे हमने कल भी ज्योग्राफी देखी थी रात को इसी वाली क्लास में, और आज भी हम अपनी ज्योग्राफी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम। ऐसी हमने बच्चे हिस्ट्री की भी 3 क्लास करी थी, उसमें बहुत हमारा कंटेंट कवर हुआ था। बोलते बच्चे हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन यामा आपको कहां पर देखने को मिलेगी। तो बच्चे ये जो अराकन यामा है ये कहां है, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो ये आपका हो जाता है यहां पर हमारा म्यांमार वाला एरिया। तो बच्चे हिमालय क्या है, यहां पे एकदम मुड़ गया है हिमालय, ठीक है भाई, यहां पर आकर मुड़ा है हिमालय। तो अगर आप देखोगे म्यांमार में भी हमारी हिमालय की ही एक श्रेणी है जो मुड़कर चली हुई है, उसको बोलते हैं अराकन यामा। क्या बोलते हैं बच्चे? अराकन यामा बोलते हैं। और अराकन यामा की सबसे ऊंची चोटी हकाक बोराजी 5881 मीटर है। क्या नाम है बच्चे उसका? हकाक बोराजी नाम है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। और पता है बच्चे आगे जाके बंगाल की खाड़ी में ये डूब गई है, ये मतलब थोड़ी बहुत ही बाहर निकले हुए हैं इसके हिस्से। और जो थोड़े बहुत बाहर निकले हुए हिस्से हैं उन पर लोग बाग रहना शुरू कर दिए हैं। उनको हमने आइलैंड बोलना शुरू कर दिया है, द्वीप बोलना शुरू कर दिया है, जैसे कि अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार इसी डूबी हुई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और ये हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑब्वियसली कौन सी है भाई? अरावली इज द राइट आंसर। तो बच्चे सबसे प्राचीन आपको कौन सी दिखाई देगी? अरावली देखने को मिलेगी। और अरावली आपकी कहां पर बच्चे? दिल्ली, साउथ हरियाणा और बच्चे राजस्थान में ज्यादा है और गुजरात में भी है। और ये बच्चे कितनी? 570 मिलियन ईयर एगो, यानी कि इतने वर्ष पुरानी है ये, समझ गए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर हम देखेंगे बच्चे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर बच्चे कितनी है? 1722 मीटर। कहां पर है ये? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी बच्चे? माउंट आबू में, ठीक है। और इसकी दूसरी ऊंची चोटी भी इसी जगह पर है, उसका नाम क्या है बच्चे? वो है सैर। और वो कितनी है? 1597 मीटर ऊंची। ये भी यही है सिरोही जिले में, माउंट आबू में, राजस्थान के। तीसरी ऊंची चोटी बच्चे वो है दिलवाड़ा। ये भी है यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। दिलवाड़ा भी माउंट आबू में ही देखने को मिलेगी, राजस्थान के। और बच्चे ये कितनी है? 1442 मीटर ऊंची। ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बच्चे अरावली है। अरावली कैसी है? एक ध्यान रखोगे, ये है अवशिष्ट मोड़दार पर्वत। ध्यान रखोगे कैसी है बच्चे? अवशिष्ट मोड़दार पर्वत है ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। यानी कि बच्चे रेजिडुअल फोल्डेड माउंटेन्स है ये, ठीक है, ध्यान रखोगे। यानी कि इनको बोलते बच्चे बचे हुए मोड़दार पर्वत। जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय है मोड़दार पर्वत, मुड़कर बना हुआ। ये भी मुड़कर बनी हुई है, लेकिन ये रेजिडुअल है, अवशिष्ट, यानी कि बची हुई मोड़दार पर्वत। और ये किसका हिस्सा है बच्चे? ये है हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय तो नया बना हुआ है। ये तो पुराने हिस्से पर है, भारत के गोंडवाना लैंड पर है, और भारत में सबसे पुरानी श्रेणी मानी जाती है। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? चलो देखते हैं। जैसे अरावली बच्चे, ये एक राज्य में नहीं है, अलग अलग फैली हुई है। जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है, साउथ हरियाणा में है, राजस्थान में, गुजरात में है। ओके, सतपुड़ा, ऐसी सतपुड़ा आपको कहां पर दिखाई देगी? ये बच्चे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। ऐसी बच्चे सह्याद्री यानी कि पश्चिम घाट, ये तो भाई 6 राज्यों में फैले हुए हैं, है ना। साउथ गुजरात से शुरू हो जाते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, गोवा में भी है, केरल में भी फैले हुए हैं, 6 राज्यों में। अब ये जो अजंता आपको देखने को मिली, अजंता श्रेणी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगी, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। और हरीशचंद्र भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगी, हरीशचंद्र भी बच्चे महाराष्ट्र में ही मिलेगी। तो अजंता और हरीशचंद्र महाराष्ट्र में ही है, वो और किसी राज्य में नहीं फैली हुई, ठीक है भाई। बोलते हैं भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, अभी मैंने देखा आपसे, पुराने मोड़दार पर्वत भारत में कौन से हैं? अभी बताया था कि अवशिष्ट मोड़दार पर्वत इनको बोलते हैं अरावली को। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अभी देखी थी हमने तीनों चोटी। सबसे ऊंची है गुरु शिखर, राजस्थान के माउंट आबू में ही पड़ेगी, सिरोही जिले के अंदर। और दूसरी ऊंची चोटी है सैर, ये भी यही पड़ेगी।
और तीसरी है दिलवाड़ा, वो भी वही पड़ेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे पश्चिम घाट क्या है? बच्चे पश्चिम घाट है भ्रंश पर्वत। कैसे देखते हैं बच्चे? ये जो पश्चिम घाट के पर्वत है ना, ये आपको कहां से कहां तक दिखाई देंगे? सर ये साउथ गुजरात से लेकर, दक्षिणी गुजरात से लेकर, ये बच्चे महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। ठीक है, ये पश्चिम घाट। अब ये कैसे हैं बच्चे? पश्चिम घाट है भ्रंश कगार, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स आप इनको कह सकते हो, इनको फोल्ट रिज आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ। अब ये ऐसे ही आपको यहां पर जो आपको ये सतपुड़ा रेंज देखने को मिलती है बच्चे, या फिर विंध्यान पर्वतमाला देखने को मिलती है, ये भी ऐसे ही है। ये भी बच्चे कैसे है? ध्यान रखोगे, ब्लॉक माउंटेन्स है। आप बोलोगे सर या तो भ्रंश या ब्लॉक होते कैसे हैं? जैसे मान के चलो इन जगह पर, यहां पर पहले दो पर्वत श्रेणियां होंगी। ठीक है भाई, और इन दोनों पर्वत श्रेणियों को जमीन में धंस गई है आपदा आने की वजह से। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे चेंजेस आते रहते हैं। जब कोई चीज साइड से धंस जाती है तो उनके बीच में से थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठ जाता है। मतलब ये जो साइड वाली चीजें थी बच्चे, ये जमीन के नीचे धंस गई और बीच में से थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठ गया, तो ये बोलते हैं ब्लैक माउंटेन्स, यानी कि ब्लॉक, यानी कि भ्रंश। ठीक है, तो ऐसे ही विंध्यान, सतपुड़ा और ये बनी हुई है। ठीक है बच्चे, यानी कि आप कभी भी मिट्टी का ढेर है दो साइड में, एक ढेर एक इधर है एक इधर है, ऊपर से ईंट फेंकना दोनों पे, तो साइड से दब जाएगा, बीच में से थोड़ा सा हिस्सा उठ जाएगा। तो वैसे ही बच्चे ये वाली प्रक्रिया बनी हुई है। ठीक है, तो बच्चे पश्चिम घाट आपको मिलेंगे कितने? 1600 किलोमीटर आपको बच्चे इनकी लंबाई मिलेगी। 6 राज्यों में फैले हुए हैं। क्लियर है? औसतन ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी बच्चे कितनी? तकरीबन आपको 1000 से लेकर 1300 मीटर के आसपास, या फिर आप 1100 से लेकर 1300 मीटर के आसपास इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा? इतनी आपको औसतन ऊंचाई मिल जाएगी। पेपर में इस बीच में भी बोल सकता है, इस बीच में भी बोल सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन पूरे पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी वो है अनाई मुंडी। वो कौन सी बच्चे? अनाई मुंडी। और अनाई मुंडी कहां है बच्चे? ये मिलेगी आपको केरल के अंदर पलक्कड़ जिले में, अन्नामलाई की पहाड़ी के ऊपर। कौन सी पहाड़ी के ऊपर बच्चे? अन्नामलाई। कल भी हमने ये देखी थी, याद आया ना? क्योंकि पश्चिम घाट का हिस्सा यहां पर सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर आपको अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेंगी, फिर आपको कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ी मिलती है। ये 3 पहाड़ी लगातार है और ये पश्चिम घाट का हिस्सा है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ऐसी अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल, कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल, ऐसे फैली हुई है। तो ये जो बीच वाली देख रहे हैं ना अन्नामलाई की पहाड़ी, इसमें केरल की तरफ को आके सबसे ऊंची चोटी है पूरे पश्चिम घाट की। ठीक है भाई, कितनी ऊंची है बच्चे? 2695 मीटर ऊंची है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है प्रायद्वीप भारत का उच्चतम पर्वत शिखर। यही तो अभी हमने देखा, यानी कि इस वाले हिस्से का सबसे ऊंचा शिखर, या फिर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर, वो कौन सा मिलेगा? अनाई मुंडी ही तो मिलेगा, 2695 मीटर। और बच्चे केरल के अंदर है। काम खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पर। पूर्वी घाट की श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट भी है। देखो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में अंतर बच्चे, पश्चिम वाले ज्यादा ऊंचे हैं और ये लगातार है, बीच में गैप नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? ज्यादा गैप नहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए बस नेचुरली, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो पूर्वी वाले हैं ये कहां से शुरू होते हैं बच्चे? उड़ीसा के दक्षिण से शुरू हो जाते हैं, फिर आंध्र प्रदेश में भी है, फिर बच्चे तमिलनाडु में भी है, और इनमें गैप बहुत मिलेगा पश्चिम पूर्वी वालों में, और ऊंचाई भी कम है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, पूर्वी वालों में बच्चे गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है, लगातार नहीं है वो, जैसे पश्चिम वाले लगातार है, और ऊंचाई भी कम है इनमें। ओके बच्चे, ऊंचाई कम मिलेगी आपको, ऊंचाई कम है। ठीक है भाई, क्लियर? अब आ जाते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बच्चे अगर आप देखोगे ये आपको मिलेगा कौन सा? महेंद्रगिरी। कितना है बच्चे? 1501 मीटर ऊंचा। ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा बच्चे? उड़ीसा में। आप सोच रहे होंगे सर कई जगह तो जिंदागढ़ दिया हुआ है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पूर्वी घाट में ही है ना, वो 1690 मीटर ऊंचा है। लेकिन बच्चे देखो एनसीईआरटी कहती है कि जो जिंदागढ़ है वो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग पर्वत है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, तो इसलिए आप इसको याद नहीं रखोगे जिंदागढ़ को, आप महेंद्रगिरी को याद रखोगे, पेपर में यही आता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? तो बच्चे ध्यान रखोगे, वृष्टि से होता है, ये बात ध्यान रखोगे, रेनफॉल से होता है। जब बहुत ज्यादा तेज, ध्यान रखोगे, बारिश होती है और तेज हवाओं के साथ भी होती है, तो ध्यान रखोगे वही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है फसल को। तो हमारा राइट आंसर ये। भारत में बच्चे औसत वर्षा कितनी होती है ना भाई? अगर हम देखेंगे 119 सेंटीमीटर, और दुनिया में बच्चे औसत वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। लेकिन भारत में ऐसे भी स्थान है जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और ऐसे भी स्थान है जहां 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो मेघालय का जो मौसिनराम है, वहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा। और जो आप राजस्थान वाला इलाका देखते हैं, जैसलमेर की साइड का, और लद्दाख वाला रीजन आप देखते हैं, लद्दाख में लेह की साइड का, तो ये दो ऐसे इलाके हैं भारत में जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है? चलो देखते हैं बच्चे। जो नकदी फसल होती है वो उसका क्या मतलब है? कैश क्रॉप का क्या मतलब है? सर जी, कैश क्रॉप का मतलब है कि आपने वो फसल कट करके तुरंत उसको बाजार में बेच कर आइए, वरना तो वो खेत में पड़ी हुई सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, उससे आप लाभ नहीं कमा पाओगे। तो नकदी फसल वो होती है जिनको आप कट करने के बाद तुरंत बाजार में बेच कर आओ और उनसे लाभ कमाओ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चे, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ध्यान रखोगे, जूट हो गया। अब जो गेहूं है ये नकदी नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, याद रखोगे, ये हमारी खाद्यान्न में आती है। और दूसरी बात, ये आपके कौन से रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी के मौसम में आप इसको बोते हो, यानी कि आप इसे अक्टूबर नवंबर में बो रहे होते हो और मार्च अप्रैल में बच्चे इसको कट कर रहे हो, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। अभी आपको पता है गेहूं की अब कटाई लगभग पूरी होली है, भूस भूस वगैरह ढू गया है, ठीक है, ओके, और बूंगे बूंगे बांध दिए गए हैं, और बूंगे पे छान भी गिर दी होगी। तो तुमने बताओ डाल दिए या नहीं डाली अब तक छान? छान बांधनी आती है या नहीं आती? देखो ऐसा होता है, जो बच्चे लकड़ी का बूंगा बनाया जाता है, समझ गए, उसको पहले जमीन में साइड से लकड़ियों को इतनी इतनी गहराई पे डाला जाता है, चारों तरफ से गोल। उसमें लकड़ी आप काय की भी ले सकते हो, जिस जो तुमको मजबूत लगे। देखो सरसों की लकड़ी तो बहुत हल्की होती है, लेकिन एक साथ मिला दोगे उनको तो थोड़ी मजबूत हो जाती है। लेकिन आप उसका मत बनाना, बींड का बनाना। बींड जानते हो, जो पीली वाली लकड़ी होती है लंबी सी, समझ गए, बींड लेना, बींड का बनाना, समझ गए, या फिर हडर का बनाना, समझ गए। तो इसका आप बना सकते हो, और बनाने के बाद उसके ऊपर आप छान डाल दीजिए। वो होती है फूलों की, काय के फूले, वे होते हैं गन्ने के, समझ गए, गन्ने की छोल के फूले, समझ गए। तो उन फूले के आप उसमें डाल सकते हो और फिर बरसात से अपने भूस को बचा सकते हो। अगर आप ऐसा वाले का यूज नहीं करते हैं, है ना, आपके घर में ही कोई ऐसी जगह है जैसे खाली एक, ध्यान रखोगे, ढोरों के लिए, जानवरों के लिए कमरा है, तो आप उसमें ले जाके वो प्रक्रिया कर सकते हैं, वहां डाल के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बना बनाया हैगा। फिर समझ गए, आपको हर साल ये वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये 1 साल चल जाता है, या फिर अगले साल भी इसे थोड़ा बहुत रिपेयर करके चला लिया जाता है, 2 साल तक बढ़िया चल जाता है, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बाकी तुम समझदार हो ही। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो बच्चे रबी की फसल यानी कि सर्दी वाली फसल नहीं है, तो वो कौन हो गया? रेपसीड हो गया। और अगर आप देखोगे जूट नहीं है। जूट किसकी है बच्चे? ये तो खरीफ के समय की है, ओके, क्लियर हो जाएगा। ये तो मॉनसून के समय की है, मॉनसून के समय की आपको देखने को मिलेगी। अब जो ये मॉनसून के समय की आपको देखने को मिल रही है, इसको आप कब बोते हो? जून जुलाई, समझ गए। और कब कट कर रहे हो? अक्टूबर के समय पर, या तो सितंबर के समय पर या अक्टूबर के समय पर आप इसको कट कर रहे हो, ठीक है बच्चे। और अगर आप देखोगे जूट के लिए भाई साहब बारिश बहुत अच्छी चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, तापमान 25 से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए बच्चे। हमारे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होती है राज्यों के मुकाबले, अगर आप देखोगे। और कौन से देश में ज्यादा होती है? ये बांग्लादेश में। यानी कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये हमारे पूर्वी इलाके में ज्यादा होती है, क्योंकि अगर राज्य देखोगे वेस्ट बंगाल तो हमारे पूर्वी इलाके में है, देश देखोगे बांग्लादेश तो भी हमारे पूर्वी इलाके में है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते हैं बच्चे भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? बच्चे पहली बात, चावल किसकी है? खरीफ की फसल है।
ओके बच्चे, किसकी हो जाएगी? खरीफ की। यानी कि इसको मॉनसून के समय पर ही बोया जाता है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और बच्चे चावल के उत्पादक में वेस्ट बंगाल टॉप पर मिलेगा आपको, समझ गए। और देश के मुकाबले में चीन टॉप पर है। चीन बच्चे देश के मुकाबले में टॉप पर है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और दो ऐसे राज्य हैं हमारे यहां पर जहां ये 12 महीने बोया जाता है। एक तो हो गया वेस्ट बंगाल और एक हो गया तमिलनाडु। ये दो ऐसे राज्य हैं, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रखें। धान में बच्चे कौन सा इसमें खैरा रोग लगता है? खैरा रोग, ये भी आप ध्यान रखोगे। खैरा रोग लगता है इसमें, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी कई सारी किस्म है। कई सारी किस्म कैसे बच्चे? जैसे कि बाला हो गई, जैसे कि रत्ना हो गई, जैसे कावेरी हो गई, ठीक है बच्चे ध्यान रखो, कावेरी हो गई, जैसे जमुना हो गई, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, जैसे पूसा सुगंधा 5 हो गई, पूसा सुगंधा 5 हो गई, है ना। ऐसे बच्चे इसकी कई सारी आपको किस्म देखने को मिल जाएगी। 21 हो गई, बासमती हो गई, मुच्छड़ हो गई, बहुत ज्यादा बोई जाती है। और बासमती जो होती है ना, वो तो बहुत लंबा पेड़ होता है, समझ गए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब वो बिल्कुल अपना उसकी बाल निकल आती है बढ़िया, और जब वो बिल्कुल पकाई के दौरान होती है, अगर हल्की सी भी वर्षा चली, मतलब हल्की सी भी ध्यान रखोगे, वर्षा थोड़ी सी भी हुई तो वो उसी में दौड़ा लेट जाती है, समझ गए। और हवा के साथ साथ हवा और बारिश हुई तो बिल्कुल ही सो जाएगी, और जब सो जाएगी तो तुम्हें उसे काटने में भी बहुत दिक्कत होगी, समझ गए। फिर उसका जो चावल का दाना है वो भी पतला पड़ जाएगा, समझ गए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो थोड़ा सा इसलिए बासमती को कम बोया जाता है, वरना बासमती का भाव बहुत ज्यादा होता है और बहुत लंबा और मोटा चावल भी होता है उसका, समझ गए। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो खाई जाती है तो बच्चे वो तो चावल खाई जाती है जी, ठीक है, सबसे ज्यादा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? देखो हमारे यहाँ पर चावल का कटोरा कई जगह है बच्चे, लेकिन जो पेपर में आती है, जैसे आप आंध्र प्रदेश की तरफ आप देखोगे, यहां पर ये गोदावरी का डेल्टा हो गया और कृष्णा का डेल्टा हो गया। ये जो डेल्टा के आसपास का क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी के का, वही डेल्टा का क्षेत्र क्या बोला जाता है? चावल का कटोरा। लेकिन अगर आप देखोगे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया बच्चे, छत्तीसगढ़ में जो बीच का इलाका है ना, महानदी वाला क्षेत्र है, इसको भी चावल का कटोरा बोल देते हैं। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जिसको चावल का कटोरा बोलते हैं, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े राज्य। सर जी अगर आप गेहूं को देखोगे तो गेहूं किसकी है? पहली बात तो रबी की फसल है, सर्दी की फसल है। गेहूं में रस्ट रोग लगता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। ब्लैक हो जाएगा प्लस येलो हो जाएगा, जैसे कि ब्राउन हो जाएगा। ये बच्चे रस्ट है, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, समझ गए। ये भी बात ध्यान रख सकते हो। और सबसे ज्यादा जो गेहूं होता है वो उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, इस क्षेत्र में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा अगर हम देखें बच्चे गेहूं के मामले में, गेहूं अगर आप देखो इसकी किस्में, जैसे कि बच्चे एक हो गई सोनालिका, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। एक हो गई अर्जुन, एक हो गई राज 3077, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये इसकी किस्में हैं गेहूं की, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं बच्चे भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल जो ज्यादा क्षेत्र घेरती है वो कौन सा बच्चे? वो हो जाएगी धान। आप बोलोगे कैसे सर? देखो भाई पूरा साउथ इंडिया तो खूब दबा के धान लगाता है, ठीक है भाई, और नॉर्थ इंडिया भी है ना खरीफ के समय पर धान लगाता है, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के समय पर, समझ गए। तो ऐसे करके जो ज्यादातर हमारे देश में जो एरिया घेरती है 1/3, समझ गए, 1/3 एरिया, तो बच्चे ध्यान रखोगे वो धान ही है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो बच्चे इसमें आप लगा सकते हो गेहूं और चावल के मामले में, ठीक है। हालांकि चावल के मामले में तो स्थिर ही रही थी, गेहूं के मामले में ज्यादा अच्छी रही थी। और बच्चे जो दाल थी, दाल दलहन, समझ गए, जो दलहन थी उनका उत्पादन घट गया था क्योंकि हमने दालों की जगह गेहूं बोना ज्यादा शुरू कर दिया था, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? कम किसका हुआ है बच्चे? दलहन व मोटा अनाज आप साथ में ले सकते हो, लेकिन दलहन तो है ही है पक्का, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। हरित क्रांति का बच्चे अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल में उपज को बढ़ाना, समझ गए भाई। तो हमारा राइट आंसर यहां पर बिल्कुल ठीक। अब आधुनिक विधियों कैसे बच्चे? मींस जैसे भाई मॉडर्न फार्मिंग ऐसे कि खेतों में ट्रैक्टर का यूज करना हल की जगह। अर्घट से पहले पानी डाला जाता था खेतों में, है ना भाई,
तो अब 12 से पानी डाले जाने लगा जब से हरित क्रांति हमारे यहाँ पर शुरू हुई। पहले जो है भाई दवाई इतनी हम नहीं लगा पाते थे खेतों में, तो उसमें बीमारियां हो जाती थी फसलों में ज्यादा और वो बर्बाद हो जाती थी। अब दवाई लगा लेते हैं खूब दबा के, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो मॉडर्न फार्मिंग हमारे यहाँ पर शुरू हुई। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चे वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले तो देखते हैं कि 1940 के दशक में दुनिया में सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां शुरू हुआ? मैक्सिको में शुरू हो गया था बच्चे। 1940 के दशक का मतलब है 1940 और 1950 के बीच की बात कर रहे हैं हम। और फिर बच्चे दुनिया में इसके निर्देशक किसको माना जाता है? वही मैक्सिको का पड़ोसी देश है और यूएसए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो यूएसए के कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग, इनको क्या कहा जाता है बच्चे? इनको पूरी दुनिया में हरित क्रांति का निर्देशक कहा जाता है। और 1970 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। और बच्चे ये जो नाम है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम, ये विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। ओके बच्चे, यहां तक हमारी बात डन। अब बात आती है बच्चे, भारत में ये 1960 से 1963 के बीच में ट्रायल पर देखी गई रखकर कि क्या ये सही चलेगी। ट्रायल सफल हुआ और 1965 में इसकी स्थापना कर दी गई। और बच्चे ये स्थापना शास्त्री जी ने करी थी। किसने बच्चे? शास्त्री जी ने। और शास्त्री मतलब ध्यान रखोगे, शास्त्री जी के समय पर यह स्थापना हुई है। और ध्यान रखोगे, अब शास्त्री जी 1964 से 1966 के बीच में हमारे प्रधानमंत्री थे, सेकंड नंबर के। हरित क्रांति जो शुरू हुई है 1966-67 में यहां पर शुरू हो गई। और लाभ जो हुआ बच्चे, इससे पंजाब के क्षेत्र को बहुत हुआ, हरियाणा के क्षेत्र को बहुत हुआ, वेस्ट यूपी के क्षेत्र को बहुत हुआ और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ। समझ गए? यहां पर बड़े बड़े किसान और जमींदार थे, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा निकला। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? आर्यों ने बच्चे भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? ये हो जाएगी खैबर दर्रा। ये कहां पड़ती है? जैसे बच्चे आप आज पाकिस्तान का मैप देखते हैं, ठीक है भाई, और ये आप अफगानिस्तान देखते हैं, तो ये पहले जो पाकिस्तान था ये भारत का ही हिस्सा था। तो यहां पर बच्चे कौन सी पर्वतमाला? हिंदू कुश पर्वतमाला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। आज पहले ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में होती थी, ठीक है। तो इसी पर्वतमाला में है खैबर दर्रा। यहीं से होकर सिकंदर भी आया था, यहीं से होकर बाबर भी आया था हमारे यहाँ, ये भी आप ध्यान रखोगे। और आर्य भी बच्चे इसी से होकर आए थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो कौन सी बच्चे? आपको जो हिमाचल में स्थित दर्रा देखने को मिलेगी बच्चे, वो कौन सी दर्रा है? वो है बच्चे, अगर आप देखोगे यहां पर, जैसे मान के चलो हिमाचल प्रदेश है और यहां पर है शिपकीला दर्रा। ये बिल्कुल ध्यान रखोगे बॉर्डर पर है, इधर तिब्बत है और इधर हिमाचल प्रदेश है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? शिपकीला दर्रा। इसी शिपकीला दर्रे से हमारे देश में कौन सी नदी एंटर करती है तिब्बत से? वो करती है सतलुज नदी। ठीक है भाई। अच्छा, और भी दो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी, वो कौन सी बच्चे? वो है एक यहां पर रोहतांग दर्रा, एक है बारालाचाला दर्रा। कौन सी बच्चे? बारालाचाला दर्रा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और एक है रोहतांग दर्रा। लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं है, ये अंदर की ओर है। ठीक है। और मान के चलो आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप लेह जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं आप, तो इस दर्रा से होकर आगे बढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही ये दर्रा है, आप इस दर्रा से होकर जा सकते हैं, बारालाचाला से भी और रोहतांग दर्रा से भी, दोनों दर्राओं से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे का लगता है आपको? बच्चे ये जो जवाहर सुरंग है ये है बनिहाल दर्रे का नाम। कैसे भाई? देखो ऐसा है बच्चे हमारे यहाँ पर, है ना, ऐसा है बच्चे हमारे यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं यहां तो हो जाएगा जम्मू और यहां हो जाएगा कश्मीर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। और कश्मीर की तरफ ही क्या है? यहाँ पे श्रीनगर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप ध्यान रखोगे जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, चाहे आप जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे हैं, बीच में आपको कौन से पर्वत देखने को मिलेंगे? यहाँ पर पीर पंजाल के पर्वत। और पीर पंजाल पर्वतों पर यहां पर पड़ती है बनिहाल दर्रा। इसी दर्रा से आप आगे बढ़ेंगे, इन पर्वतों को पार करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों के समय पर यहां बर्फ जम जाती है, और बर्फ जब जम जाती है रास्ता बंद हो जाता है, तो जम्मू वाले श्रीनगर या कश्मीर नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए सरकार ने यहां से नीचे से सुरंग भी निकाल दी एक, उसको बोलते हैं जवाहर सुरंग। और ये कब बनाई गई थी बच्चे जवाहर सुरंग? 1956 में। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो अब यही चीज है, ठीक है भाई, कि भाई जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? तो बच्चे बनिहाल दर्रे को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना,
फिर जाना आसान हो गया इस सुरंग के जरिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चे? ये पीपली घाट नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में है। कहां पर है बच्चे? ये अरावली पर्वतमाला में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखेंगे ये जो आप दर्राएं देख रहे हैं, ये दर्रा कैसे है? जैसे बच्चे यहां पर एक आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी, ये है अन्नामलाई की पहाड़ी, ये है कार्डमम की पहाड़ी, हमने देखी थी। ठीक है बच्चे, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में अगर आप केरल से तमिलनाडु जाना चाहते हैं तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा देखने को मिल जाएगी आपको, इसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है और ये बच्चे पालघाट दर्रा केरल की तरफ पड़ेगी और आप केरल से तमिलनाडु की ओर जा सकते हो। केरल के कौन से जिले से? पलक्कड़ जिले से, याद रखोगे, केरल के पलक्कड़ जिले से, और आप कोयम्बटूर की ओर जा सकते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही बच्चे आपको यहां पर अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सैनकोटे हो गए, सैनकोटे दर्रा, यहां आप केरल से फिर से तमिलनाडु की ओर जा सकते हैं या फिर तमिलनाडु से केरल की ओर आ सकते हैं। यहां पर तमिल, याद रखोगे, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले को तमिलनाडु के मदुरई जिले से जोड़ता है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ऊपर वाला पलक्कड़ को जोड़ रहा था कोयम्बटूर से, पलक्कड़ केरल का है, कोयम्बटूर तमिलनाडु का है। ऐसे नीचे वाला ये कौन से बच्चे? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ दिया? मदुरई से जोड़ दिया। मदुरई किसका हो गया? तमिलनाडु का। यहां पे ये दर्रा पड़ती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चे थाल घाट और भोर घाट है। जैसे पश्चिम घाट के पहाड़ है, आप जानते हैं ये पर्वत भी पश्चिम घाट के ही थे। अगर आप देखोगे यहां पर है मुंबई, आप मुंबई से नासिक जाना चाहते हैं तो आप बीच में इन पर्वतों में एक दर्रा पड़ेगी, थालघाट दर्रा। ठीक है भाई, मुंबई से नासिक के बीच में। ऐसे ही मुंबई से आप पुणे जाना चाहते हैं तो इन पर्वतों के बीच में भोरघाट दर्रा पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सर अगर आपसे पूछेगा थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक के बीच में है, पश्चिम घाटों में, और भोरघाट दर्रा ऐसे भी आप याद रखोगे ये है बच्चे मुंबई से पुणे के बीच में। ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे पीपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में है? अभी देखा हमने। ठीक है भाई, वो कहां है? अरावली में हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जोजिला